हाँ, तो मैं तैयारी जीत की के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। मेहनत का फल हमेशा मिलता है, बस थोड़ा सब्र रखो और जारी रखो, आपको आपकी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। तो हम इसी आशा और उम्मीद के साथ जो है आज के बहुविकल्पी प्रश्न करने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न है, हारिल पक्षी से किसकी तुलना की गई है? जो आपका पहला चैप्टर है सूरदास, उससे ये प्रश्न लिया गया है और उसमें आपने देखा होगा कि सूरदास जी यहाँ उद्धव के माध्यम से गोपियों को जो है योग संदेश की शिक्षा देने के लिए भेजते हैं। तो यहाँ हारिल पक्षी से किसकी तुलना की गई है? गोपियों की, क्योंकि गोपियाँ क्या थी? हारिल पक्षी के समान थी। जिस तरह से एक हारिल पक्षी क्या होता है? एक हरे रंग का कबूतर जैसा पक्षी होता है। तो उसके लिए कहा गया है कि गोपियाँ जो है श्री कृष्ण का नाम रटती रहती थी, जपती रहती थी। इसीलिए उन्होंने कहा है कि जिस तरह से हारिल पक्षी एक अपने पंजे में लकड़ी को दबाए रखता है और जो है वो लकड़ी जो है वो श्री कृष्ण का नाम है उनके लिए जाप करने के लिए, और जो पक्षी है हारिल वो किससे तुलना की गई है? उनकी गोपियों से तुलना की गई है। आगे का प्रश्न हम देखते हैं, गोपियों द्वारा उद्धव को बड़भागी कहने का क्या कारण है? इसी अध्याय में गोपियां उद्धव को बड़भागी कहती है। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, ऐसा कहा गया है। तो ऐसा क्यों है कि वो बड़भागी उसको क्यों कहती है? कृष्ण के प्रिय सखा होना, कृष्ण के समीप रहकर की निर्गुण की बात करना, उद्यम का अत्यंत ज्ञानी होना, इनमें से सभी। तो आप सभी देख सकते हैं कि उन्होंने कहा है कि तुम एक जो है उस कमलिनी के समान हो। पुरीनी की उन्होंने संज्ञा दी थी उनको। उन्होंने कहा था कि आप जो है उस पुरीनी के समान हो जो पानी में या जल में रहकर भी जो है अछूती रहती है, था उस पर कोई दाग नहीं लगता। वैसे ही उन्होंने कहा था कि हे उद्धव, तुम तो बड़े ही भाग्यशाली हो, अर्थात कृष्ण के समीप रहकर भी तुम निर्गुण की बात करते हो, क्योंकि उन्होंने गोपियों को योग संदेश की शिक्षा दी थी। उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई है? अभी मैंने आपको बताया इस प्रश्न में, सेकंड क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया कि उसकी तुलना किससे की थी? कमल के पत्ते से। पुरैनी का मतलब कमल होता है। हाँ, पुरैनी यहाँ आ जाए तो वो भी आप आंसर कर सकते हो। आगे है, परशुराम किसे अपना गुरु मानते हैं? ये आपका जो इस हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज का अध्याय 2 है, जिसमें राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो अध्याय है तुलसीदास का, उसमें जो है परशुराम का जो संवाद बताया गया, उसमें जो धनुष तोड़ा गया था वो किसका धनुष था? वो शिवजी का धनुष था। और शिवजी कौन थे? परशुराम जी के गुरु थे, उनके गुरु थे। इसलिए उनके गुरु का धनुष अगर आ जाए तो जो है शिवजी उनके गुरु थे। तुलसीदास जी ने भृगुकुल, हाँ, तुलसीदास ने भृगुकुल का ध्वज किसे कहा है? ध्वज का मतलब पताका, झंडा। तो किसको कहा है? परशुराम जी को कहा है भृगुकुल का ध्वज। आगे देखते हैं, किस कुल में देवता, ब्राह्मण और गाय पर वीरता नहीं दिखाई जाती थी? किस कुल में देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर वीरता नहीं दिखाई जाती थी? तो वो था क्षत्रिय कुल। और क्षत्रिय कुल के वो कौन थे? राजकुमार। रघुकुल के थे श्री राम और लक्ष्मण जी, इसीलिए आंसर होगा रघुकुल में इनके ऊपर देवता पर, ब्राह्मण पर, भक्त पर और गाय पर वीरता नहीं दिखाई जाती है। ये लक्ष्मण जी ने कहे थे, ये व्यंग्य के रूप में लक्ष्मण जी ने किससे कहे थे? परशुराम जी से कहे थे। कवि ने अपने मन को किसका रूप दिया है? भंवरे का, कोयल का, गीतकार का, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ कवि कौन है हमारे पास? जयशंकर प्रसाद। और इनकी कविता कौन सी शामिल है हमारे अध्याय में? आत्मकथ्य, जो उन्होंने अपने आप से कही थी ये बातें। तो उन्होंने अपने आप को क्या माना था? मन को क्या माना था? भंवरा। उन्होंने जो है आंसर क्या होगा? ए होगा। भंवरे को, उनको अपने मन को भंवरे का रूप दिया था।
कवि, यहाँ फिर वही कवि है जयशंकर प्रसाद है यहाँ, ने खाली घड़े से किसकी ओर इशारा किया है? उन्होंने अपने मन को ही कहा था कि जो है जो उनका जीवन है उन्होंने उसको बताया था तो कि किसके समान है, वो बताया था उन्होंने गागर रीति, कि उनका जीवन किसके समान है? गागर, गागर का मतलब घड़ा और रीति मतलब खाली, तो खाली घड़े के समान बताया था। क्यों बताया था? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के लिए कहा था कि उनके जीवन में ऐसा कुछ नहीं है जो लोग आपके सामने अर्थात अपनी आत्मकथा में बता सके, इसीलिए उनके मित्रों की ये मांग थी कि वो अपनी आत्मकथा लिखे, लेकिन उन्होंने उनसे कहा था कि मेरे जीवन में ऐसा कुछ भी जो है हुआ नहीं है जो मैं आपको बताऊं, इसीलिए उन्होंने अपने जीवन को क्या बताया? खाली घड़े के समान, मतलब रीति गागर के समान, तो यहाँ असफल जीवन को बताया है। मुरझाकर गिर रही पत्तियां किसका प्रतीक है? ये भी उसी अध्याय का है, जयशंकर प्रसाद का। किसका प्रतीक है मुरझाकर गिर रही पत्तियां? उनकी निराशाओं का प्रतीक है। उनके जीवन में जो है उनको निराशा प्रतीत हो रही थी क्योंकि उनकी प्रेमिका जो थी उनको छोड़कर चली गई थी और अब उनके जीवन में ऐसा कुछ भी उनको जो है सुखमय प्रतीत नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने कहा था कि जो है मुरझाकर गिर रही देखो पत्तियां जो है आज घनी, बहुत सी पत्तियां मुरझाकर गिर रही है, अर्थात निराशाओं के प्रतीक है ये मुरझाकर गिर रही पत्तियां। कविता में जल का बरसना किसका प्रतीक है? ये जो बादल राग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है उसी का ये जो क्वेश्चन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो कविता है बादल राग, उसका ये क्वेश्चन है। ये भी ध्यान रखना आपको। जल का बरसना, जो उन्होंने बादलों का बरसने के लिए जो कहा है, बादलों से जल बरसता है, वो किसका प्रतीक है? शांति और सुख की स्थापना का, क्योंकि जो किसान वर्ग है उनके लिए तो जब बारिश होगी तो उनकी फसलों को पानी मिलेगा और उनके लिए वो शांति और सुख का प्रतीक है, अर्थात देश में सुख और शांति की स्थापना होगी। आगे है तपत, ये तप्त है। तप्त धरा का सांकेतिक अर्थ क्या है? यहाँ जो दुखों से पीड़ित जो धरती है उसके लिए तप्त धरा शब्द का उपयोग किया गया है। वैसे तो तप्त धरा आप क्या सोचोगे कि गर्म धरती की, तप्त यानी गर्म और धरती धरा यानी धरती, लेकिन यहाँ जो है इन्होंने सांकेतिक अर्थ पूछा है कि किसकी तरफ संकेत कर रहे हैं। जो दुखों से पीड़ित धरती है अर्थात धरती जो है वो उसमें एकदम सूखी भी पड़ी है, वहाँ पर बारिश नहीं हो रही है, इस वजह से फसलें भी जो है काफ़ी खराब हो चुकी है। तो इसीलिए जो तेज धूप से जो धरती पर जो है पपड़ियाँ जम गई है और इस तरह से धरती जो है आग उगल रही है, उसको जब बारिश होगी तो उसको शीतलता प्राप्त होगी और वो धरती जो है दुखों से पीड़ित है। कवि की आंख कहाँ से नहीं हट रही है? कवि की आंख कहाँ से नहीं हट रही है? ये जो है हमारे नागार्जुन में एक तो आपकी दंतुरित मुस्कान और एक हट नहीं रही है, तो वहाँ से लिया गया है। प्रश्न है तो प्राकृतिक सुंदरता से, धन दौलत से, अपनी रचना से या समाज की बुराइयों से ये आंख नहीं हट रही है, तो यहाँ आंसर आएगा प्राकृतिक सुंदरता से जो है कवि की आंख नहीं हट रही है। वहाँ उन्होंने फागुन मास की जो सुंदरता है, जो आभा है, उसका वर्णन उन्होंने इस कविता के माध्यम से किया है। ऊंचे स्वर में गाए सरगम को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन देखो इस तरह से भी बन सकता है, दोनों तरह से क्वेश्चन बन जाएगा। ऊंचे स्वर में गाए गए सरगम को क्या कहते हैं? तो उस सरगम को कहते हैं ताल सरगम, तार सप्तक या इनमें से कोई नहीं, उसको तार सप्तक कहते हैं। और क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि तार सप्तक किसे कहते हैं? तो संगतकार के साथ जो ऊंचे स्वर में जो उसके जो सुर लगाए जाते हैं उनको जो सरगम में अपने गाते समय जो ऊंचे आवाज में जब वो गाते हैं, ऊंचा जो है ऊंचे स्वर में गाने वाला जो अंतर आता है, तो उसको क्या कहते हैं? तार सप्तक। मंगलेश डबराल का ये अध्याय है। संगतकार की मुख्य भूमिका क्या होती है? संगतकार का जो कार्य है वो क्या है?
मुख्य गाय के स्वर को शक्ति देना, मुख्य गाय की कमियां दूर करना, मुख्य गाय को स्वर को सुधारना या मुख्य गाय को आराम देना। तो आप देख सकते हो कि मुख्य संगतकार होता कौन है, जो मुख्य गाय की सहायता करता है, अर्थात वो मुख्य गाय के स्वर को शक्ति देता है। जब कभी तार सप्तक में उसका गला बैठने लगता है तब जो है तार सप्तक, मैंने अभी आपको बताया कि ऊंचे सुर में जब हम ऊंचे स्वर में जब गाते हैं तो वो तार सप्तक सरगम होता है। तो यहाँ बोला गया है कि उसकी मुख्य भूमिका क्या होती है, तो वो जो मुख्य गायक है उसके स्वर को शक्ति जो संगतकार देता है वही उसकी मेन जो है उसका वही रोल होता है कि उसकी शक्ति जब उसका गला बैठने लगे तो वो उसका साथ देकर उसके सुर को सुधारता है। नौसिखिया किसे कहते हैं? नौसिखिया का अर्थ पूछा है। नौसिखिया किसे कहते हैं? नौसिखिया का मतलब है जिसने अभी सीखना आरंभ किया हो, नौ बातें जानने वाला, नई शिक्षा या नया काम सिखाने वाला, जिसने अभी सीखना आरंभ किया हो, जिसने अभी अभी सीखना आरंभ किया है वो है नौसिखिया। बाल गोविंद भगत की आयु कितनी थी? अब हम जो है पद्य के प्रश्न पर आ गए हैं। बाल गोविंद भगत की आयु कितनी थी? 60 वर्ष से अधिक, 60 वर्ष से अधिक, 70 वर्ष से अधिक, 80 वर्ष से अधिक या 90 वर्ष से अधिक? राइट आंसर होगा 60 वर्ष से अधिक जो है बाल गोविंद भगत की आयु थी। कार्तिक मास आने पर बाल गोविंद भगत क्या करने लगते थे? प्रभात फेरी शुरू करने लगते, गंगा स्नान करने जाते, भजन करने लगते, सत्संग करने लगते। राइट आंसर होगा प्रभात फेरी शुरू करने लगे थे। प्रभात फेरी का मतलब है जब वो सुबह भोर में जल्दी उठकर जो है भजन, भगवान के भजन करने लगते थे, उसी को प्रभात फेरी कहते हैं। तन मन पर हावी हो जाता है से, तन मन पर हावी हो जाता से कवि का क्या आशय है? मन पर काबू न रहना, तन पर काबू न रहना, तन की सुध भूलकर मन से भक्ति रस में डूबना, इनमें से कोई नहीं। मन तन पर हावी हो जाता है, हमारा मन जो है तन पर मतलब हमारे शरीर पर हावी हो जाता है, यानी कि हमारा मन का पल्ला भारी हो जाता है हमारे तन पर। तो उसका क्या आशय यहाँ पूछा है, तो आंसर आएगा तन की सुध भूलकर, अर्थात तन की कोई सुध बुध नहीं रहती है, ये बाल गोविंद भगत के अध्याय से है। तन की सुध भूलकर मन से भक्ति रस में डूबना, जैसा कि बाल गोविंद भगत करते थे कि वो उनका मन जो है वो तन पर हावी हो जाता था, तन की सुध भूलकर मन से भक्ति रस में वो डूब जाते थे। अब है नौबत खाने में इबादत जो अध्याय है, उससे ये क्वेश्चन है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म स्थान कहाँ है? काशी है, डुमराव है, पटना है या इनमें से कोई नहीं? उनका जन्म स्थान कहाँ है? डुमराव। चैप्टर का ही नाम था नौबत खाने में इबादत। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि नौबत खाना किसे कहते हैं? प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान, प्रवेश द्वार में बैठने का स्थान, मंदिर का मुख्य द्वार या नौबत बजाने की जगह? तो राइट आंसर होगा प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान जो होता है, जो मंदिर होता है उसके प्रवेश द्वार पर एक साइड में थोड़ा सा स्पेस होता है जहाँ पर बैठकर मंगल ध्वनि मतलब जो शहनाई वादन ढोलक ये सब बजाते हैं, तो वो जो स्थान होता है स्पेस, उसको ही क्या कहते हैं? नौबत खाना। अमीरुद्दीन के पिता का क्या नाम था? अब ये जो अमीरुद्दीन है ये आपको पता होना चाहिए, ये किसका नाम था? अमीरुद्दीन जो है वो किसका नाम था? बिस्मिल्लाह खां का। बिस्मिल्लाह खां का नाम क्या था? बिस्मिल्लाह जो खां थे उनका बचपन का नाम जो है अमीरुद्दीन था। अब यहाँ पूछा है कि उनके पिता का क्या नाम था, तो उनके पिता का नाम था पैगंबर बख्श। हाँ, लेखक के अनुसार कौन संस्कृत व्यक्ति
कहलाता है। संस्कृत जो आपके अध्याय है संस्कृति, चैप्टर नंबर 12 जो है संस्कृति, उससे ये प्रश्न लिया गया है जो कि भदंत आनंद कौशल्यायन का लिखा हुआ है। तो इसमें संस्कृत व्यक्ति किसे कहा गया है, उसकी परिभाषा पूछी है। तो मैंने आपको बताया था कि संस्कृत व्यक्ति कौन होता है, जो आविष्कार करता है, और सभ्य व्यक्ति कौन होता है। इसमें दोनों की परिभाषा आपको दी गई है। मैं दोनों क्वेश्चन इससे सॉल्व करवा देती हूँ आपके। संस्कृत व्यक्ति वो होता है जो आविष्कार करता है, और सभ्य व्यक्ति कौन होता है, जो किए गए आविष्कार का उपभोग करता है। उसके आने वाली पीढ़ी जो है वो उसका उपभोग करती है, तो वो उस आविष्कार का उपभोग करने वाला कौन कहलाता है, वो सभ्य व्यक्ति कहलाता है। पर यहाँ संस्कृत व्यक्ति पूछा है, अगर सभ्य आ जाए तो इसका आंसर हो जाएगा कि उसको संस्कृति का अर्थात जो जिस व्यक्ति ने आविष्कार किया है उसके आविष्कार का उपभोग करने वाला जो व्यक्ति होता है वो सभ्य व्यक्ति होता है। तो यहाँ पूछा है संस्कृत व्यक्ति कौन कहलाता है, आविष्कार करने वाला, आविष्कृत वस्तु का प्रयोग करने वाला, नई खोज को देखने वाला, समाज का कल्याण करने वाला। तो संस्कृत व्यक्ति होता है आविष्कार करने वाला। आविष्कृत वस्तु का प्रयोग करने वाला कौन होता है, उसको सभ्य कहते हैं। ये भी ध्यान रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने असंस्कृत व्यक्ति किसे कहा है, आलसी व्यक्ति को, लालची व्यक्ति को, असुंदर व्यक्ति को, या मानव कल्याण की भावना से हीन व्यक्ति को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव कल्याण की भावना से हीन। मतलब जो व्यक्ति जिसमें मानव कल्याण की भावना से वो कोई आविष्कार नहीं करता है, विज्ञान का दुरुपयोग करता है, उसके मन में मानव के कल्याण की भावना नहीं होती है, वो होता है असंस्कृत व्यक्ति। और जिसके मन में मानव कल्याण की भावना होती है और वो उसके बाद उसका आविष्कार करता है, विज्ञान का सदुपयोग करते हुए वो आविष्कार करता है, वो संस्कृत व्यक्ति होता है। मोती भरा थाल किसे कहा गया है, मोती भरा थाल आकाश में खिले तारों को, खेत में लगे फसलों को, समुद्र को, या वन को। तो यहाँ जो संस्कृत व्यक्ति होता है, जब उसको नींद नहीं आती है, जब वो आसमान के नीचे जो है तब पृथ्वी पर जो है एक अपनी चारपाई पर लेटकर आसमान में देखता है, पर उसको आसमान में जो है वो मोतियों से भरा हुआ थाल अर्थात रात में तारे जो हैं चमचमाते हुए नजर आते हैं, और इसीलिए उसको नींद नहीं आ पाती कि वो सोचता रहता है कि ये तारे जो है इस मोतियों भरे थाल में उल्टे लटके हुए कैसे हैं, ये गिरते क्यों नहीं है। तो ऐसी सोच वाला व्यक्ति जो है संस्कृत व्यक्ति होता है, तब वो उसको सोच जो है उसको सोने नहीं देती है। तो यहाँ ये क्वेश्चन है कि इसमें पूछ लिया गया है कि मोती भरा जो थाल वो संस्कृत व्यक्ति जब देखता है तो वो मोती भरा थाल किसके लिए आया है। यहाँ आकाश में जो रात को जब वो लेट के देखता है, जो खिले हुए तारे हैं उनके लिए उन्होंने कहा है कि वो मोती भरे थाल के समान लगते हैं। अब है एक कहानी, यह भी मनु भंडारी का अध्याय है, उससे ही एमसीक्यू लिए गए हैं। किसकी जोशीली बातों ने लेखिका के रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया। लेखिका यहाँ कौन है, लेखिका यहाँ मनु भंडारी है। खून को लावे में किसने बदल दिया, महात्मा गांधी। जोशीली बातों ने लेखिका के रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया। महात्मा गांधी की, शीला अग्रवाल की, पिता की, या क्रांतिकारियों की। उनकी जो हिंदी की प्राध्यापिका थी, शीला अग्रवाल कौन थी, हिंदी की प्राध्यापिका जो शीला अग्रवाल थी, उन्होंने जो है अपनी बातों से उन्होंने उनको हिंदी साहित्य में रुचि जागृत की। तब से वो कविता और रचनाओं का सृजन करने लगी। तो तभी से जो है उनके मन में जो है ऐसे साहित्य के प्रति रुचि जागृत हुई। तो अगर ऐसा पूछ ले क्वेश्चन में कि किसकी जोशीली बातों ने लेखिका के मन में साहित्य के प्रति रुचि जागृत की, तो भी आंसर शीला अग्रवाल ही आएगा, ध्यान रहे। लेखिका ने अपने पिता के शक्की स्वभाव का क्या कारण बताया। शक्की जो स्वभाव था उनके पिता का, किस वजह से था, अपनों द्वारा विश्वासघात, बच्चों द्वारा चोरी करना, पत्नी के बुरे चाल चलन के कारण, नौकरी छूट जाने के कारण। तो जैसा आपने अध्याय पढ़ा है, अपनों के द्वारा विश्वासघात किया गया था, इसीलिए जो है उनको आर्थिक मंदी का दौर भी उनके जीवन में आया था।
इसीलिए उनको जब उनका बिजनेस जो व्यवसाय था वो चौपट हो गया था, तो वो अपने भाई बंधुओं की वजह से ही ऐसा हुआ था। इसीलिए उसने कहा है कि अपनों के द्वारा विश्वासघात किए जाने पर उनका जो है उनका शक्की स्वभाव हो गया था। अब हम जो हमारी कृतिका हमारी पाठ्य पुस्तक है उसके प्रश्नों पर आ जाते हैं। ये कृतिका से लिए गए हैं। भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था? तो ये माता का अंचल, जो कि माता का अंचल जो शिव पूजन सहाय का लिखा हुआ अध्याय है उससे लिया गया है। वास्तविक नाम पूछा है भोलानाथ का, तारकेश्वरनाथ, प्राणनाथ, दीनानाथ या केदारनाथ। राइट आंसर होगा तारकेश्वरनाथ उनका जो है वास्तविक नाम था। इसी में एक आया है चिरोरी करना का क्या अर्थ है? ये एक मुहावरा भी है, इसको हम मुहावरा भी कह सकते हैं, चिरोरी करना। चिढ़ाना, नकल करना, चोरी करना या विनती करना। राइट आंसर होगा विनती करना। माता का अंचल अंश कौन से शिव पूजन सहाय के किस उपन्यास का अंश है? ये माता का अंचल जो उन्होंने एक अंश लिया है एक उपन्यास का, वो किस उपन्यास का एक अंश है? ग्राम सुधार का, वे दिन वे लोग, स्मृति शेष या देहाती दुनिया। तो जैसा कि आपने पढ़ा था कि ये देहाती दुनिया नाम के उपन्यास से लिया गया है। माता का अंचल एक अंश है जो कि देहाती दुनिया नामक उपन्यास से लिया गया है। कंचनजंगा किस पर्वत की चोटी का नाम है? हिमालय की, कंचन की, सुमेरु की या नीलमणि की? तो ये हिमालय की तीसरी ऊंची चोटी है। कंचनजंगा। आगे है, लेखिका ने साना साना हाथ जोड़ी जो अध्याय है हमारा कृतिका में, उसी से ये क्वेश्चन लिया गया है। लेखिका ने किस जंगल में पत्ते तलाशती हुई युवतियां देखी थी? पलामू, सतपुड़ा, पलाश के जंगल या गिर के जंगल? तो वहाँ पर जो है वो गैंगटॉक में गई थी ना, सिक्किम गैंगटॉक में, तो वहाँ पर पलामू के जो जंगल थे उसमें उन्होंने युवतियों को देखा था। जंगल में पत्ते तलाशती हुई युवतियों को उन्होंने देखा था। लेखक के अनुसार कोई लेखक लिखता क्यों है? हमारा जो लास्ट चैप्टर है कृतिका का, मैं क्यों लिखता हूँ, अज्ञेय जी का है, हीरानंद सच्चिदानंद वात्सायन अज्ञेय का लिखा हुआ ये अध्याय है। तो इसमें उन्होंने चैप्टर का नाम ही लिखा है मैं क्यों लिखता हूँ। तो उन्होंने एक क्वेश्चन भी किया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके क्वेश्चन बन के भी आ सकता है, जिसमें वन लाइनर भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके आ सकता है। कोई लेखक लिखता क्यों है, या उनके खुद के लिए भी है ये, शौक के लिए, अभ्यंतर विवशता के लिए, दिखावे के लिए या प्रसिद्धि के लिए? तो यहाँ जो ऑप्शन है इसमें से अभ्यंतर विवशता इसका राइट आंसर होगा, लेकिन इसके और भी आंसर हो सकते हैं। अगर आपके ऑप्शन में ऐसे आए कि आर्थिक तंगी के कारण लिखता है तो सही है कि कोई लेखक अपनी जो है किसी की मजबूरी होती है वो पैसा कमाने के लिए भी लिख सकता है। प्रकाशक के तकाजे से, तो प्रकाशक अगर उसको कहे, अगर उसका लेख अच्छा है और प्रकाशक की अगर डिमांड है, मांग है, तो भी लेखक लिख सकता है। और उसके अंदर अपने अंदर आंतरिक विवशता जो है उसके अंदर कि लेखक क्या है, लेखक का मन ऐसा ही होता है, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो लेखक का मन ऐसा ही होता है, इसीलिए लेखक जो है उसके मन में अगर कुछ चीज़ देख लेता है, जैसे यहाँ अज्ञेय ने हिरोशिमा में जो परमाणु विस्फोट हुआ था उसको उन्होंने देखा, तो उन्होंने देख के उनसे रहा नहीं गया। पहले उन्होंने उसके बारे में पढ़ा, फिर वो जापान गए, फिर वहाँ उन्होंने अस्पताल में जब वो गए और उन्होंने वहाँ पे जो मरीज थे जिन्होंने जो उस समय में उस हिरोशिमा में जो परमाणु बम ब्लास्ट हुआ था, विस्फोट हुआ था, उस समय में मौजूद थे और वो घायल हो गए थे, जख्मी हो गए थे और अस्पताल में जो है भर्ती थे। तो लेखक उस समय वहाँ गए और उनकी जो दयनीय स्थिति उन्होंने देखी, तो उनका अंतर्मन जो है
उसने उनको बहुत ज़्यादा उनके अंदर की जो विवशता थी, उन्होंने उसको काफ़ी प्रेशर डाला, काफ़ी दबाव डाला उनके ऊपर, और इसीलिए उनके मन की जो अनुभूतियाँ थी उन्होंने प्रत्यक्ष हो गई उनकी अनुभूति। सिर्फ वहाँ तो जब वो भारत में थे, जब तो सिर्फ कल्पना में थी उनकी, उन्होंने पढ़ा था और कल्पना कर ली थी, एक इमेजिनेशन कर ली थी। लेकिन जब वो वहाँ गए, उन्होंने प्रत्यक्षदर्शी बन गए वो वहाँ के। जब उन्होंने वहाँ देखा तो उनके मन में ऐसे विवशता आ गई, और फिर इसीलिए उन्होंने जो है ये हिरोशिमा वाली कविता भी लिखी थी। तो यहाँ कहा गया है कि लेखक, कोई भी लेखक लिखता ही क्यों है, उसके अंदर मन में जो विवशता होती है अभ्यंतर की, वो उसको लिखने के लिए मजबूर कर देती है। आत्मानुशासन किसे कहते हैं? आत्मानुशासन, आत्मा को अनुशासन में रखना, अपने आप अपनाए गए नियम, किसी भी आत्मा पर दबाव डालना या अपना अनुशासन। देखो, आत्मानुशासन का मतलब होता है अपने आप अपनाए गए नियम। जब व्यक्ति अपने आप को अनुशासन में ढाल लेता है, अपने ऊपर नियम लागू कर लेता है, अपने ऊपर नियंत्रण कर लेता है, तो वो कहलाता है आत्मानुशासन, अपने आप अपनाए गए नियम। भारत लौटकर लेखक ने कौन सी कविता लिखी? जापान नामक कविता, हिरोशिमा नामक कविता, अणुबम नामक कविता या विस्फोट नामक कविता? ये मैंने आपको बता दिया था अभी कि जापान से जब वो लौटे अज्ञे, तो उन्होंने हिरोशिमा में हुए जो परमाणु विस्फोट का दृश्य अपनी आंखों से जब देखा, तो उन्होंने भारत आकर हिरोशिमा नामक कविता लिखी। जापान में किसे देखकर लेखक की अनुभूति को बल मिला था? मैंने अभी आपको बताया कि जब लेखक अज्ञे जापान गए और उन्होंने जापान के लोगों को देखा, जापान की सड़कों को देखा, पत्थर पर बनी छाया को देखा, या जापान की घटना के वर्णन को देखा नहीं, उन्होंने क्या किया? पत्थर पर बनी छाया को, जब वो वहाँ गए जहाँ पर बम ब्लास्ट हुआ था, विस्फोट हुआ था, तो उन्होंने वहाँ देखा कि जो पत्थर, बड़ा बड़े पत्थर थे, उनके ऊपर जो उस समय मान लो कोई व्यक्ति जा रहा होगा और एकदम से विस्फोट हुआ, तो उसकी जो रेडिएशन की वजह से उसका जो शरीर था ऐसे की ऐसे भाप बनकर उस पत्थर पर चिपक गया। तो इसीलिए वहाँ पर एक उस व्यक्ति की प्रतिछाया बन गई। इसीलिए वहाँ पर जब लेखक वहाँ से गुजर रहे थे और उन्होंने पत्थर पर बनी एक छाया देखी, तब उनके मन में आभास हुआ कि यहाँ पर कोई व्यक्ति जा रहा होगा और वो एकदम रेडिएशन की वजह से, अचानक से रेडिएशन की वजह से जब वो विस्फोट हुआ और रेडिएशन की वजह से वो आदमी जो है भाप बनकर उसका शरीर जो है उस पत्थर पर चिपक गया, और इसीलिए वो मनुष्य की एक आकृति उस पत्थर पर बन गई। तो उन्होंने ऐसा देखकर ऐसा अनुमान लगाया कि ऐसा हुआ होगा। ये तो आपके जो है महत्वपूर्ण जो है एमसीक्यूज थे, बहुविकल्पी प्रश्न थे। अब मैं आपको जो आपके एक औपचारिक या अनौपचारिक अथवा में आता है, आपके ये पत्र आता है क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में, तो उसका मैं फॉर्मेट बता देती हूँ कि किस तरीके से आपको पत्र लिखना है ताकि आप अपने मार्क्स ला सके। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि औपचारिक और अनौपचारिक पत्र कहते किसे हैं, ये आप देख लीजिए। अब आप इसमें ये ध्यान रखिए कि औपचारिक और अनौपचारिक जो पत्र होते हैं, सबसे पहले मैं आपको इनमें अंतर बता देती हूँ। औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। इसमें औपचारिक जो पत्र होता है वो एक फॉर्मल लेटर कहते हैं हम उसको। फॉर्मल लेटर जो होता है वो औपचारिक पत्र होता है, और इनफॉर्मल जो लेटर होता है वो अनौपचारिक पत्र होता है। तो आपको ये ध्यान रखनी चाहिए, ये ध्यान रखना है कि फॉर्मेलिटी जो हम करते हैं, अर्थात जब हम कोई प्रार्थना पत्र लिखते हैं, कोई कार्यालय पत्र लिखते हैं, जब हम किसी को
किसी ऑफिस में जब हम कोई प्रार्थना पत्र देते हैं, लेटर कार्यालय पत्र देते हैं, तो ये सारे पत्र जो है किस में आ जाते हैं? औपचारिक पत्रों में। तो औपचारिक पत्रों का मतलब है किसी नौकरी के लिए आवेदन पत्र देना, प्रार्थना पत्र देना, या पुस्तक विक्रेता को पत्र लिखना, जैसे हम पुस्तक विक्रेता के लिए भी लिखते हैं। पुस्तक विक्रेता को भी हम पत्र देते हैं, वो औपचारिक में आता है। शिकायती पत्र जो है वो भी किस में आता है? औपचारिक पत्र में शिकायती पत्र आता है। किसी एडिटर को देते हैं, संपादक को जो पत्र देते हैं हम, वो भी किस में आता है? प्रधानाचार्य को, संपादक को, कार्यालय में पुस्तक विक्रेता को कोई भी शिकायत करने के लिए जो पत्र दिया जाता है, वो सब नौकरी प्राप्त करने के लिए जो पत्र दिया जाता है, ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? ये सब फॉर्मल लेटर्स में आते हैं। फिर दूसरा है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र में अब आप देख लो कि ये इनफॉर्मल लेटर होता है, जिसमें हम अपने सगे संबंधियों को, जो हमारे सगे संबंधी होते हैं, जैसे हमारे माता पिता, हमारे चाचा, हमारे भाई बहन, हमारी सहेलियां, मित्र, जो भी है, उन सबको हम जो है ये पत्र व्यवहार करते हैं। अर्थात ये निजी या पारिवारिक पत्र भी कहलाते हैं। इनको पारिवारिक पत्र भी कह सकते हैं और निजी पत्र भी कह सकते हैं। ये हमारे पर्सनल लेटर्स होते हैं। तो ये इस कैटेगरी में आते हैं, अनौपचारिक पत्र में आते हैं। ये तो आपको ध्यान में आ गया होगा कि औपचारिक पत्र कौन से हैं और अनौपचारिक पत्र कौन से हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पत्र देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि प्रश्न क्या कह रहा है। अपने आप को राजकीय माध्यमिक विद्यालय मंदसौर का छात्र संजय मानकर अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन करने के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो प्रश्न हमें कह रहा है, हाँ, अब मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने आपको औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों में अंतर बताया। उसके बाद है प्रश्न, देखिए आप, अपने आप को राजकीय माध्यमिक विद्यालय मंदसौर का छात्र संजय मानकर अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन करने के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखिए। शैक्षणिक भ्रमण मतलब एजुकेशनल टूर, जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं। एजुकेशनल टूर के लिए एक आपको अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को, मैंने अभी आपको बताया कि औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों में अंतर। तो ये कौन सा पत्र हुआ, औपचारिक या अनौपचारिक? हम प्रधानाचार्य को दे रहे हैं प्रार्थना पत्र, इसलिए कौन सा पत्र हुआ? औपचारिक पत्र है ये। उसके बाद है, सबसे पहले हम लिखते हैं सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मंदसौर, ये सबसे पहले सेवा में, उसके बाद यहाँ कोमा आएगा, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, उसके बाद यहाँ कोमा आएगा, तब अल्प विराम लगेगा, फिर विद्यालय का नाम आएगा, फिर उसके बाद जगह का नाम आएगा, फिर है, ये थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा, विषय यह है शैक्षिक भ्रमण के संदर्भ में, क्योंकि विषय हमें भी पता है, शैक्षणिक भ्रमण के आयोजन के लिए प्रार्थना पत्र लिखे हैं, फिर विषय आएगा। अब ये सब एक दूसरे के नीचे आते चले जाएंगे। फिर उसके बाद विषय लिख लिया, उसके बाद में महोदय, निवेदन है कि हमारी कक्षा के सभी छात्र, ये जो है बॉडी लिखते हैं, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब हम इसकी बॉडी लिखते हैं तो वो दो पार्ट में, दो पैरा में डिवाइड होनी चाहिए। सबसे पहले तो हम उनको बताते हैं कि हमें किस चीज़ की आवश्यकता है, किसके बारे में हम पत्र लिख रहे हैं। उसके बाद हम उनसे जो है उम्मीद करते हैं इस चीज़ की कि हमें उसकी अनुमति प्रदान करें। तो इस तरह से दो पैरा में ये लिखना होता है। निवेदन है कि हमारी कक्षा के सभी छात्र शैक्षणिक भ्रमण पर जाना चाहते हैं। गत वर्ष भी, नोट नहीं आएगा, गत वर्ष भी हमारे सभी सहपाठी शैक्षणिक
हमारे जो सहपाठी है, ये थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर लीजिए, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। हमारे जो सभी साथी हैं वो कहाँ गए थे? शैक्षणिक भ्रमण के लिए गए थे, शैक्षणिक भ्रमण के लिए गए थे, शैक्षणिक भ्रमण के लिए गए थे। सभी सहपाठी मतलब गत वर्ष भी हमारे सभी सहपाठी शैक्षणिक भ्रमण के लिए गए थे। वहां हमारा क्या होता है, इससे क्या होता है, शैक्षणिक भ्रमण जाने से क्या होता है, इससे हमारा इससे हमारा ज्ञानवर्धन होता है, ज्ञानवर्धन होता है, इससे हमारा ज्ञानवर्धन होता है। साथ ही हमें अन्य क्षेत्रों की जो है, अन्य क्षेत्रों की जो अनुभव होता है कि इस अन्य क्षेत्रों की विविधता का, कि वहाँ उन्होंने क्या देखा, इसका हमें अनुभव भी होता है। और आगे हम कह रहे हैं कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, ये भी हम अपने प्रधानाचार्य महोदय को बताएंगे। तो हम इस बार आगरा भ्रमण, आगरा और वृंदावन और मथुरा, मतलब ये यहाँ आगरा, वृंदावन एवं मथुरा भ्रमण के लिए जाना चाहते हैं। और हमारे जो है इन्होंने जगह बता दी कि कहाँ जाना चाहते हैं, और हमारे साथ जो है हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे जो है शिक्षक भी, जो कि व्यायाम के, और जो है जो हमारे हिंदी के अध्यापिका हैं वो भी हमारे साथ में है, और उनके सानिध्य में जो है हमें ये मार्गदर्शन प्राप्त करें। अब एंड में हम लिखेंगे, उसके लिए निवेदन कर रहे हैं हम एंड में। अतः आपसे प्रार्थना है कि हमारे शैक्षणिक संबंधित जो हमारा जो भ्रमण करने का जो आयोजन है उसको स्वीकृति प्रदान करें, अर्थात हमारे शैक्षणिक भ्रमण को आप के आयोजन को आप स्वीकृति प्रदान करें। और इस तरह से एंड में हम लिखते हैं, इसके लिए संबंधित गुरुजनों के भी को भी उचित आदेश देकर हमें अनुग्रहित करें या कृतार्थ करें, या हमें जो है इसकी कृपा करें। फिर उसके बाद प्रार्थी, अब क्या है कि जो पत्रों का जो फॉर्मेट है वो चेंज हो गया है, क्योंकि ईमेल वगैरह पे भी ज़्यादातर पत्र आते हैं, तो इसलिए जो है अब लेफ्ट में हमारे बाईं तरफ ही जो है सारा फॉर्मेट चलेगा। तो हम प्रार्थी, उसके बाद प्रार्थी है कौन, अपना नाम लिखेंगे, उसकी पोस्ट क्या है, कक्षा का प्रतिनिधि है अर्थात मॉनिटर है, फिर उसकी दिनांक आ जाएगी, दिनांक इस तरह से लिख के, फिर उसके बाद यहाँ कॉमा लगेगा, फिर 2000, अब कुछ भी हो सकता है तो आप XX लिख देंगे। ये था हमारा औपचारिक पत्र। अब देखिए, पढ़ाई हेतु छात्रावास में रह रहे अपने छोटे भाई को पत्र लिखकर कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव हेतु विभिन्न उपायों की जानकारी दीजिए। अब कोरोना ये लिखा है अपने छोटे भाई को, मतलब ये पत्र कौन सा हो गया, अनौपचारिक, इनफॉर्मल लेटर है ये, अनौपचारिक पत्र है ये। इसका फॉर्मेट होगा, सबसे पहले स्थान है जोधपुर, फिर उसके बाद दिनांक आ जाएगी आपकी, फिर हम जो है छोटा भाई है तो इसके लिए लिखेंगे, इसके नाम से शुरू कर देंगे, प्रिय सौरभ, या नाम जो है आपको दिया हुआ हो तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो अपने मन से भी नाम कुछ भी लिख सकते हैं। छोटा भाई है इसलिए शुभाशीर्वाद, इस तरह से लिखना है, शुभाशीर्वाद। यहाँ हम सब कुशल पूर्वक है और सदैव तुम्हारी कुशलता की कामना ईश्वर से करते हैं। तुम्हारा कल पत्र मिला, पढ़कर तुम्हारी पढ़ाई और छात्रावास के सभी समाचार प्राप्त हुए। छात्रावास, हॉस्टल उसको कहते हैं हम, उसको जो है हॉस्टल कहते हैं छात्रावास को इंग्लिश में, और हिंदी में वो हॉस्टल जो है हिंदी में छात्रावास होता है। तुम्हें तो पता ही होगा कि कोरोना का कहर पूरे संसार में फैला हुआ था। कोरोना से बचाव सावधानी से किया जा सकता है। अब हमें उसके प्रोटेक्शन के लिए बताना है कि हमें कोरोना वायरस से संक्रमण के बचाव के लिए क्या क्या करना चाहिए। हाथ साफ करना है, मास्क लगाना है, अन्य व्यक्तियों से सदैव 2 गज की दूरी बनाकर रखनी है, अपने चारों तरफ साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है, सर्दी जुकाम से बचने का सदैव ध्यान रखना है,
ठंडी चीज़ों और बाहर की बनी हुई चीज़ों का पूर्णतः परहेज ही रखना है, अर्थात उनसे दूरी बनाकर रखनी है, अर्थात बाहर का खाना नहीं खाना है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचना चाहिए। कक्षा में दूरी बनाकर रखना, टीका भी लगवाना है, अर्थात वैक्सीनेशन करवानी है। ये सारी सावधानियां तुम्हें और तुम्हारे सभी मित्रों को रखनी है। तुम समझदारी पूर्वक अपना ध्यान रखना। इस तरह से हमने उसको कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए हमने उसको हिदायत दी है। शेष कुशल है, अपने कुशल मंगल की लास्ट में लिख दो इसमें। माता पिता की ओर से तुम्हें आशीर्वाद और अनीता का प्रणाम, उसकी बहन है तो उसका प्रणाम उसने बोल दिया है। इस तरह से फिर लास्ट में शुभाकांक्षी, क्योंकि वो उसका अनुज है इसलिए उसको शुभ की आकांक्षा वो करता है। तुम्हारा अग्रज, अग्रज का मतलब होता है बड़ा भाई। और अगर यहाँ वो बड़े भाई को लिख रहा है तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? अनुज, तुम्हारा अनुज है ना, ये छोटा भाई। रमेश नाम लिख दिया। फिर है स्वयं को जिलाधीश गया मानते हुए अपने जिले के समस्त राजकीय और गैर राजकीय विद्यालयों के संस्था प्रधानों को एक पत्र लिखिए जिसमें अपने विद्यालय में गांधी जी की 150वीं जयंती मनाने के आदेश दिए हो। मतलब ये कार्यालय पत्र है, इसका मतलब ये औपचारिक पत्र है। औपचारिक पत्र का फॉर्मेट मैंने बताया था। सबसे पहले सेंडर का एड्रेस होता है। प्रेषक का मतलब क्या होता है? ये सेंडर है। हम कार्यालय पत्र देते हैं तो सबसे पहले सेंडर का एड्रेस आता है। तो यहाँ दिया हुआ है जिलाधीश है, जिलाधीश किस जिले का है और कौन सा राज्य है, हमने लिख दिया है जिलाधीश, जिला कोटा और राज्य राजस्थान हो गया। प्रेषिती का मतलब होता है, ये तो प्रेषक का मतलब तो सेंडर होता है और प्रेषिती का मतलब रिसीवर। प्रेषिती का मतलब होता है रिसीवर। राजकीय और गैर राजकीय विद्यालय, क्योंकि वो दे किसको रहा है? राजकीय और गैर राजकीय विद्यालयों को वो लिख रहा है, इसलिए राजकीय और गैर राजकीय विद्यालय। जिला वही कोटा राजस्थान। फिर पत्रांक लिखते हैं, पत्रांक लिखते हैं। इसमें पत्रांक आप कुछ भी लिख सकते हो, ये ईयर है, ये पत्रांक है, ये आप कुछ भी लिख सकते हो अपने मन से, यहाँ डिजिट कोई सी भी आ सकती है। फिर दिनांक आएंगी, मान लो आप कुछ भी लिख लो 15 सितंबर कोमा, और यहाँ पर जो है आप इस तरह से ये छोड़ सकते हो करके, ईयर कोई सा भी हो सकता है। फिर विषय लिखेंगे गांधी जी की 150वीं जयंती मनाने के संदर्भ में। फिर महोदय, उसके बाद कोमा। अब इसकी बॉडी आ जाती है। इस वर्ष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पड़ रही है, यानी कि जब वो मना रहे थे, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 150वीं जयंती मनानी है, इसलिए आपको भी इसकी बॉडी में वही लिखना है जो क्वेश्चन में पूछा है। 150वीं जयंती पड़ रही है तथा भारत सरकार के साथ ही, पता है आपको गांधी जयंती 2 अक्टूबर को आती है, तो 150वीं जयंती पड़ रही है। भारत सरकार के साथ ही राजस्थान सरकार भी व्यापक स्तर पर गांधी जी की जयंती मनाने की घोषणा कर चुकी है। अतएव समस्त राजकीय और गैर राजकीय विद्यालयों के संस्था प्रधानों को निर्देश दिया जाता है, मतलब वो निर्देश दे रहा है इसके लिए कि ये जो कार्यक्रम है वो प्रत्येक स्कूल में आयोजित किए जाए। इसके लिए वो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों स्कूल्स के लिए वो लिख रहा है कि सभी को जो है अपने अपने विद्यालयों में संस्था प्रधानों को निर्देश दे रहा है कि वहाँ पर गांधी जी की 150वीं जयंती जो है उसका आयोजन करें तथा विविध कार्यक्रमों के माध्यम से उत्सव मनाएं। गांधी जयंती पर विविध कार्यक्रम जो है आप विद्यालयों में आयोजित करवा सकते हैं और इस तरह से एक उत्सव मनाना है। इसकी तथ्यात्मक सूचना जिलाधीश कार्यालय को भी भेजें। तथ्यात्मक जो फैक्ट सूचनाएं हैं बाद में जो उन्होंने क्या क्या उत्सव मनाए उस दिन, उसकी सारी सूचना आपको जिलाधीश कार्यालय को भी भेजनी है, ये वो कहता है। फिर भवदीय, फिर हस्ताक्षर। भवदीय मतलब आपका होता है, इसका अर्थ आपका होता है। हस्ताक्षर आएंगे, फिर नाम आ जाएगा, फिर जिलाधीश कहाँ का है वो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका नाम ईशांत है, आप लक्ष्मी नगर जयपुर के हैं। आपके क्षेत्र में अक्सर
अनियमित बिजली कटौती की समस्या रहती है। नियमित विद्युत सप्लाई, विद्युत का मतलब क्या है? बिजली। तो अनियमित जो विद्युत सप्लाई है उसके हेतु मुख्य अभियंता विद्युत विभाग जयपुर को एक शिकायती पत्र लिखना है। इसमें आप वही लिखेंगे, वही फॉर्मेट है, क्योंकि ये फॉर्मल लेटर है, औपचारिक पत्र है। श्रीमान मुख्य अभियंता महोदय, विद्युत विभाग राजस्थान जयपुर, विषय है अनियमित विद्युत सप्लाई के संबंध में। फिर महोदय, निवेदन है कि पिछले 7-8 महीनों से हमारे क्षेत्र लक्ष्मी नगर में विद्युत आपूर्ति में अनियमित कटौती हो रही है। इस समस्या में सभी नागरिक परेशान हैं, विशेषकर विद्यार्थियों को सुबह शाम अध्ययन करने में बाधा आती है। प्लस सारी अपनी समस्याएं हैं वो इसमें हम लिखेंगे। अनियमित विद्युत सप्लाई से रेगुलर बिजली नहीं आ रही है, इरेगुलर है बिजली की सप्लाई, तो इसके लिए काम धंधे पर भी बुरा असर पड़ रहा है और पेयजल की आपूर्ति भी बाधित हो रही है। अतएव आपसे प्रार्थना है कि विद्युत सप्लाई की व्यवस्था ठीक की जाए और नियमित सप्लाई करके इस समस्या का निवारण किया जाए। उसके लिए तुरंत उचित कार्यवाही करवाने की कृपा करें। फिर निवेदक कौन है, नाम आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में नाम है तो आप नाम लिख देंगे। अगर यहाँ क्वेश्चन में नाम नहीं है तो आप क्या लिखेंगे? क ख ग। यहाँ आप क ख ग लिखेंगे अगर नाम नहीं है तो। लक्ष्मी नगर एड्रेस आ गया और फिर सबसे नीचे दिनांक आ गई। इस तरह से जो है ये आप अगर प्रार्थना पत्र, आपका प्रार्थना पत्र आओ, चाहे कार्यालय पत्र आओ, शिकायती पत्र आओ, आपके इनफॉर्मल लेटर आओ, जिसमें आप माता को, पिता को, भाई को, बहन को, चाचा को, किसी को भी अगर आप पत्र लिखे, मित्र को, तो उसमें जो है अनौपचारिक पत्र का जो फॉर्मेट है उसके हिसाब से आपको पत्र लिखना है। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए मैं आपको सफलता दिलाने में कारगर साबित होगा। धन्यवाद।